कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के इतिहास का तीसरे चैप्टर का चौथा पार्ट देखेंगे, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि हिटलर अपना पूरा ध्यान यूरोप को जीतने में दीर्घानी समय लगाता है और उसे केंद्रित करता है और वह जनता के लिए संसाधन रहने की जगह का इंतजाम भी करता है। जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया और फिर हिटलर एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कर बैठता है और आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसेना के बमबारी की चपेट में आ जाता है और फिर इन सारी युद्धों में वह फंस जाता है। फिर सोवियत लाल सैनिकों के पीछे हटने और जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचता है और इस घटना को अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप और सोवियत वर्साय संधि पे स्थापित कर देता है। और इस तरह दूसरे विश्व युद्ध के संक्षिप्त ब्यौरे के बाद इस बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पे वापस लौटते हैं कि किस तरीके से हेलमुट और उसके पिता की कहानी थी। तो चौथे पार्ट में है नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। नाजियों ने जो अपराध किए वे खास तरह के मूल मान्यताओं या एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित है। यानी कि जो नाजियों यानी कि हिटलर के जो पार्टी के सदस्य थे उन्हीं को नाजियों कहा जाता था। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर ये बेहतर थे और या कमतर थे। इस नतीजे के इस नजरिए में ब्लांड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बराबरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। फिर करा कि हिटलर की नस्ली सोच और चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पे आधारित थी। यानी कि जो हिटलर की नस्ली सोच थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार थे उनके सिद्धांतों पे ही आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे, यानी कि वह प्रकृति जैसे चीजों पे ज्यादा विश्वास करते थे। उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। फिर बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीवता का सिद्धांत यानी कि सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया था। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजाति बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पे जिंदा रह सकते हैं। यानी कि जैसा वातावरण है उसके हिसाब से अगर व्यक्ति अपने शरीर को ढाल लेता है तो वही जिंदा बचता है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांतों को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उनमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं के पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया गया। और नाजियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्ल वाले खत्म हो जाएंगे। यानी कि जिस समाज की नस्लें सबसे ज्यादा मजबूत है वही जिंदा रहेंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया का वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेब्रेंश्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। इस तरीके से हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती है।
पूरब से हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनी। यानी कि क्या करा कि हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि वो जर्मन को भौगोलिक दृष्टि से एक जगह से इकट्ठा किया जा सके। यानी कि वो सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जबकि भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि उसे चारे भूभाग के चारों तरफ से वह इकट्ठा करना चाहता था। और इस तरीके से जो उसका पोलैंड था, पोलैंड देश, इस धारणा का पहला प्रयोगशाला वह बना था। नीचे पॉइंट है, नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे हुई। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, यानी कि जो उनकी इच्छा के विरुद्ध थे। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नजर में केवल ऐसे ही लोग वांछित थे, केवल ये ही लोग हैं जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता। कौन से लोग? शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया यानी कि दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। यानी कि अब ये क्या है, हेलमुट के पिता की बात आ गई यहाँ पे कि हेलमुट के पिता अपने आप को क्यों खत्म करना चाहते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा कई नस्लें भी थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। और जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई। जिप्सी मतलब जो जिप्सी के नाम की श्रेणी किए गए हैं और समूहों की सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य के से कमतर माना जाता था। यानी कि रूसी और पोलिश के मूल जो लोग थे उन्हें भी मनुष्य में कम ही माना जाता था। और जब जर्मनी के पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया गया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों से गुलामी की तरह काम करने के उन्हें झोंक दिया गया। फिर उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर जाते थे। यानी कि जब उन्हें जबरदस्ती काम में झोंक दिया जाता था तो बहुत सारे लोग भूख से और काम के बोझ से मर जाते थे। नाजी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यानी कि जो नाजी जर्मन था उसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति नाजियों की दुश्मनी एक आधार यहूदी के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। और ईसाइयों का आरोप था कि ईसाई मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। यानी कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। और ईसाइयों की नजर से यहूदी अदातन, हत्यारे और सूदखोर थे। सूदखोर का अर्थ है इनकी बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनाने की मनाही थी। यानी कि उन्हें जमीन का मालिक बनने का कोई अधिकार नहीं था। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार लेने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें खेटो यानी कि किसी समुदाय से औरों से अलग कर देना
यानी कि दबड़ा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे और उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन इंसानियत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया था और यह परिवर्तन का रास्ता था, यानी कि उन्हें बचने के लिए रास्ता दिया जाता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बुझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। यानी कि कितने यहूदी थे जो आधुनिक में क्या किए, ईसाई धर्म अपना लिए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा को नस्ल में छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थे। इस नफरत ने यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि से इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यानी कि चाहे वो धर्म में बदला हो चाहे किसी, लेकिन हमको यहूदियों को खत्म करना है तो खत्म करना है। वह इतना कट्टर दुश्मन था यहूदियों का। करा कि फिर सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से छीन कर लिया और उन्हें से समाज से अलग थलग कर डाला। यानी कि उन्हें क्या किया, एकदम दरिद्रता के राह पे ढकेल दिया। उनके आजीविका के जितने भी साधन थे उसने छीन लिया, उन्हें एकदम अलग थलग, यानी कि समाज से एकदम किनारे खदेड़ दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे और फिर 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चेम्बरों में ले जाकर के मार देने की रणनीति अपनाई गई। यानी कि गैस चेम्बर बनाया गया था, उसी में यहूदियों को पकड़ करके उसी में ढकेल दिया जाता था और वे मर जाते थे। फिर करा है नस्ली कल्पना लोक, यानी कि यूटोपिया। युद्ध में के साय में नाथसी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए और जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया और फिर उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में ही मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़ करके भागने के मजबूर किया गया ताकि जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां ला करके बसाया जा सके। और फिर इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जर्मन गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जर्मन गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में ला करके रखा जाता था और फिर पोलैंड में बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। यानी कि पोलैंड में ला करके रखा जाता था, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पे गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता था। यानी कि यह बहुत ही घटिया काम था कि बच्चों को उनके माँ बाप से छीन करके और नस्ल जांच के लिए उन्हें डॉक्टरों के पास भेजा जाता था। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो जर्मन परिवारों में पाला जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज्यादातर मर भी जाते थे। और जर्मन गवर्नमेंट में कुछ विशालतम खेतों यानी कुछ विशालतम समूहों को गैस चेम्बरों में भी डाल देते थे। इसलिए यहूदियों को बड़े पैमाने पे मारा जाता था। यही है वो चेम्बर जो यहूदियों को यहाँ पे मारा, इसी में इसको डाल दिया जाता था और गैस यानी कि मौत वाली गैस छोड़ दिया जाता था, उसी में व्यक्ति तड़प तड़प के मर जाता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।